अगस्त को हमारी तर्कशील सोसाइटी पंजाब का की कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें जो देश विदेश में हमारे जैसी और संस्थाएं काम कर रही हैं इसी तरह का, उनसे तालमेल बनाने का, बढ़ाने का कार्यभार भी मुझे सौंपा गया। और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने मुझे ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने मुझे ये अवसर दिया आज आप लोगों से रूबरू होने का। जो और संस्थाएं इस देश में, हमारे देश में और काम कर रही हैं और कार्यकर्ता हैं, उनसे रूबरू होने का, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मेरे को याद है शायद 2019 में तर्कशील सोसाइटी पंजाब के उस समय के अध्यक्ष राजेंद्र पधौड़ को भी सम्मानित किया गया था उनके काम को देखते हुए। उसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं और हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, हम बहुत उत्साहित होते हैं और हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम अपना काम और निष्ठावान होकर करें। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसको मैं छोटे में शायद मानस कहूं तो गलत नहीं है, तो मानस के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसी, उन्होंने इस समिति का गठन किया। और जितनी भी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, मेरे को लगता है कि मानस उन सब में अग्रणी है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो मनहूस दिन था, वो बुरी खबर उस दिन सुबह हमको मिली। सच कहूं दोस्तों तो उससे पहले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का नाम या बारे में जैसे जैसे उनके काम के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में और अपने काम से उनका जुड़ाव और प्रतिबद्धता के बारे में जैसे जैसे जानता गया, मेरे दिल को गहराइयों से उस लॉस का, उस क्षति का एहसास होता चला गया कि हमने कितनी बड़ी शख्सियत को खो दिया है। अगर मैं कहूं कि उससे पहले भी जो डॉक्टर दाभोलकर है, उनको जान से मारने की धमकियां मिलती रही थी और उनको सुरक्षा गार्ड लेने की बात भी किसी समय चली थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। और सुरक्षा लेने से मना कर दिया जो उसके लिए दो बड़े कारण थे। और अगर करें जिन वजह से उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र दाभोलकर की जिंदगी में फैसला लेने में रैशनलिज्म का वो जो रास्ता दिखाता था, रैशनलिज्म, वो सच में एक ट्रू रैशनलिस्ट की स्पिरिट नजर आती है। उन दो कारणों में एक कारण तो ये था, वो कहते थे कि मैं जो काम कर रहा हूं वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही है। हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां करके फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच हासिल किया है। और संविधान की आर्टिकल 51A तो कहता है टू स्प्रेड साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंगस्ट द मासेस, और स्पिरिट टू इंक्वायरी की बात करता है। तो इन बातों के चलते अगर खतरा है तो गलती आप लोगों की है, तो उसके लिए सिक्योरिटी नहीं लेनी मेरे को। और दूसरा जो कारण था वो और भी दिल को छू लेने वाला है। उनका ये मानना था कि मैं अकेला ही ये काम नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में मेरे जैसे और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम कर रहे हैं। तो मैं सुरक्षा लेकर वो काम करूं और बाकी सभी लोग उसी खतरे में वो काम करते रहें, ये उनको अनफेयर लगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन दो कारणों की वजह से उन्होंने सुरक्षा नहीं ली और इस असूल पर चलने के लिए, इस असूल पर अडिग रहते हुए उन्होंने अपनी
जान की कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। ये अलग बात है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हम उनके कातलों को, जो उनके कातिल हैं, उनको हमारी न्याय व्यवस्था सजा नहीं दे सकी। और उसके फौरन बाद पुलिस तंत्र ने क्या कहा था कि कातिलों की पहचान नहीं हुई है। और मेरे को याद है कि हमने जलंधर शहर में बहुत बड़ा मार्च निकाला था, और उस प्रदर्शन में, रोष प्रदर्शन में, हमारे उस समय के अध्यक्ष राजेंद्र पथौड़ जी ने एक बात कही थी, वो भी मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि ये बात आपके लिए ठीक होगी कि कातिलों की पहचान नहीं है, लेकिन हम उन शक्तियों से भली भांति वाकिफ हैं जिनको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की सोच और उनके कामों से तकलीफ थी। उनके कहने का मतलब था, ये ठीक है कि कातिल जो दे रिमेन्ड अनट्रेस्ड बट दे आर नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड एट ऑल। तो दोस्तों, अब कुछ बातें उस मिशन के बारे में भी मैं करना चाहता हूं कि ये वैज्ञानिक चेतना का जो हम काम करते हैं वो इतने महत्व का है क्यों? ये ऐसा काम क्यों है कि वो करते हुए आपको खतरों का सामना करना पड़ता है? आप कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जो गैर संवैधानिक हो, गैर सामाजिक हो, या देश के या लोगों के विरुद्ध हो। अगर ऐसा काम कर रहे हो और आपको खतरा हो तो बात समझ में आती है। अगर आप किसी को बताते हो कि भाई आपके मर जाने के बाद आपके अंदर से कोई आत्मा नहीं निकलती है, कोई है, और किसी संत साधु के पास ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो आपकी सेहत का, आपकी बीमारियों का, आपके रोजगार का कोई समाधान कर दे। अगर ये 21वीं सदी में साधारण सी बातें बताने के लिए भी हमको खतरा है, तो ये सोचने की बात है कि ये बातों में इतना खतरा है कि हमको जान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो इस बात के लिए हमको, इस प्रश्न को हमको सोचना चाहिए कि संविधान की धाराओं का निर्वाह करते हुए भी ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो हम बात लोगों में ले जाना चाहते हैं वो इतनी खतरनाक क्यों है। और उसी समय जब मैं पढ़ रहा था नरेंद्र दाभोलकर की लिखतों को, तो दूसरी बात जो इसी सवाल का जवाब है जो उनकी लिखतों में पड़ा हुआ है। उन दिनों में अन्ना हजारे की जो मूवमेंट चल रही थी उसके बारे में वो कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। आप महंगाई की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप अपने सैलरी बढ़ाने के लिए लड़ो, आप अपने जहाँ काम कर रहे हो वहाँ की हालात सुधारने के लिए काम करो, तो लोग आपके साथ हो लेते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे हित की बात है। मगर जैसे ही आप वैज्ञानिक चिंतन की बात करते हो तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि उनके हित में है ये बात की। मतलब उनके सोचने का ढंग और आपके सोचने का ढंग एकदम विपरीत है। ये धारा के उल्ट बहने की तरह है। तो ये मतलब दोनों में, समाज के सोचने के ढंग में और आपके सोचने के ढंग में एक फर्क आ जाता है। और अगर आप जो हमारे भारतीय समाज में अगर आप वो लोगों की दिनचर्या को देखें और देखें कि वो कौन कौन से सुपरस्टिशन करते हैं, कौन कौन सी रस्में करते हैं, अगर आप लिस्ट बनाओ उन सब की, जैसे रेकी हो गया, नगों अपनी मुंदरियों में नग डालना हो गया, या हमारे यहाँ आपके यहाँ भी शायद होता होगा कि सैटरडे के दिन नींबू मिर्ची टांगना, किसी दिन का, किसी रंग का, किसी अंक का अच्छा या बुरा होना। मतलब ये एक लंबी लिस्ट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम है वो इसलिए मुश्किल है कि एक तरह से धारा के विपरीत बहने जैसा है। जो हम धर्म द्वारों के ऊपर भीड़ देखते हैं वो धार्मिकता की प्रतीक नहीं है, वो है जो समाज में अनहैप्पीनेस है, वो नाखुशी की है।
जो धर्म द्वारों के ऊपर भीड़ हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो भय में जी रहा बंदा होता है उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात समझाना वो अपने आप में मुश्किल काम इसलिए हो जाता है कि जैसे ही आप उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कहते हो उसको लगता है कि मेरी तो सुरक्षा चली गई, तो वापस वहीं आने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास इस बिगड़े हुए सिस्टम के बहुत सारे जो समस्याएं हैं सेहत सुरक्षा रोजगार की, उनका कोई शॉर्टकट रास्ता हमारे पास नहीं है कि हम उनको बता सकें कि ऐसे आपका जो है समाधान हो जाएगा। और इसीलिए वो बाबा के पास चला जाता है क्योंकि उसके पास झूठ के सपने हैं जो उसके मन को फौरी तौर पर राहत देते हैं। लेकिन झूठ के सपने तो झूठ के ही होते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर निराशा में चला जाता है। तो हमारे लिए वैसे काम करने की स्पेस जो है वो हमेशा बची रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैसे ही समझ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जो उनके चुंगल में फंस भी जाते हैं इस तरह के, वो कभी ना कभी निराश होकर वापस हमारे पास या हमारी बात उनको समझ में आने लगती है। तो ये आपको मैं अपनी संस्था के भी जो हमारे, इसलिए ये जो काम है ये मुश्किल होता है और ये काम करने के लिए हमको खास तौर पर मिशन की तरह काम को लेना पड़ता है। मतलब अंधविश्वास और वहम भरम या सुपरस्टिशंस जो हैं वो अपने आप फैलते चले जाते हैं, उनको किसी को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक तरह से जो घास फूस की तरह उगाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं होगा कि आप खेत में गए और आपने देखा कनक या गेहूं या चावल की फसल अपने आप उगाई है, वो उगानी पड़ती है। इसी तरह से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम है वो हमको मिशनरियों की तरह करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता। अंधविश्वास का काम अपने आप चलता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लोगों को देखते हुए भी। तो एक जगह है ऐसी जहां जैसे कॉलेज या स्कूल है, उसमें भी क्या होता है कि हालांकि उसमें काफी कुछ ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम अपने आप भी होता है, लेकिन उसमें भी ये है कि एक क्लास जब खत्म हो जाती है दूसरी क्लास में बच्चा चला जाता है तो अपने वो किताबों वाले बैग को एक कॉर्नर में फेंक देता है जैसे उनकी डेट एक्सपायर हो गई हो, जब अब जैसे उसकी जरूरत ना हो। तो इस तरह जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो समाज में लेके जाने के 3 रास्ते हैं जो तर्कशील सोसाइटी पंजाब ज्यादातर अडॉप्ट करती है। उसमें एक है साहित्य का, किताबों का, दूसरा है कला के माध्यम से नाटक वगैरह की तरह उससे, और एक है एजुकेशन सिस्टम यानी कि विद्यार्थियों के बीच में से जाता है जो रास्ता। तो तर्कशील सोसाइटी तीनों तरीके ही अडॉप्ट करती है। उसमें जो मुख्य काम तर्कशील सोसाइटी पंजाब ने किए हैं उसमें जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, वहाँ हम 2 बार अपना किताबों का लिटरेचर मुफ्त में बांट चुके हैं, पहले टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर और उसके बाद चारों के चारों बॉर्डर्स पर। एक बार 6 लाख का और एक बार 4 लाख का मुफ्त में हमने लिटरेचर वहां बांटा है। और अब 20 अगस्त को वो जो दिन डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर की शहादत का दिन है, 20 और 21 को हम फिर एक बार दिल्ली के जो बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं वहां जा रहे हैं। और ये मैं अगर आपको शायद नजर आ जाए, ये वाला हमारा जो बैनर रहेगा वहां, ये पोस्टर रहेगा। और ये किताबों का जो अब इस बार हम लेके जाएंगे उसमें हर किताब 10 रुपए की ये बोलकर जाएंगे। और जो किताबें हैं हमारी उसमें किसानों की समस्याएं और जो 3 कानून पास किए गए हैं उसके बारे में, और नई खेती के जो नए ढंग तरीके हैं उसके बारे में, और तर्कशील जीवन जांच कैसी होती है। डॉक्टर इब्राहिम टी कावूर की किताब जो देवपुर शारगे उसका पंजाबी और हिंदी संस्करण, ये सभी किताबें हर एक किताब 10 रुपए में, या 20 और 21 को 5 लाख रुपए का लिटरेचर लेके फिर वहां जा रहे हैं। और हमको हर बार वहां उनकी स्टेज से अपनी बात कहने का भी अवसर मिलता है। और दूसरा जो काम मेरे को लगता है बहुत उल्लेखनीय काम जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हमने एक सेहत की वैन, मोबाइल वैन जो लोगों में लेके जाते हैं स्कूल कॉलेज में, या फेस्टिवल और त्योहार लगते हैं, या ऐसे कहीं भी बाजार में एकत्रता होती है कहीं भी, तो वो हम पिछले सालों में 60 लाख से ऊपर का लिटरेचर लोगों में ले जा चुके हैं, 60 लाख से ऊपर का।
और वो हमने एक सहत्या वैन का अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया है, क्योंकि उसका काम बहुत होता है, वैन का रख रखाव, किताबों का हिसाब किताब सारा, और पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट हमने वो बना दिया है। और तीसरा काम हमने जो किया वो विद्यार्थियों में जाने का था। 2017 में हमने एक परीक्षा ली विद्यार्थियों की। पहले हम एक किताब जो विद्यार्थियों के सत्र की होती है, उनकी सोच समझ के अनुसार होती है, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक 8वीं कक्षा से नीचे का, एक 9वीं से ऊपर का, और हम उनको वो किताब बुक देने के बाद 2 महीने का टाइम देते हैं, क्योंकि उनकी और भी पढ़ाई का काम चल रहा होता है। तो 2 महीने बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद हम उनमें से इकाई के यूनिट के लेवल पर भी कुछ लोगों को प्राइज देते हैं, और स्टेट के लेवल पर भी देते हैं। तो इस तरह से वो 3 लेयर एक काम हो जाता है कि पहले किताब देना, पढ़ना, फिर उनका टेस्ट लेना, और उसके बाद उनको प्राइज देना। तो एक वो अपने आप में स्कूल में भी फंक्शन हो जाता है और स्टेट लेवल का फंक्शन भी हो जाता है उससे। तो पहली बार 2017 में 5000 बच्चे अपीयर हुए थे, दूसरी बार 10 हो गए थे, और तीसरी बार 2019 में 20,000 जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उसमें अपीयर हुए थे। तो वो एक ही दिन पूरे पंजाब में हम वो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो अभी उसके बाद इसके कोविड की वजह से हम विद्यार्थियों में जा नहीं पाए, और अब क्योंकि फिर थोड़ा टाइम मिला है तो हम तैयारी कर रखी है, हमारी किताब रेडी है जो लेके जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, बस 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अगर थोड़ा पीछे जाऊं तो दूरदर्शन, जलंधर दूरदर्शन के ऊपर हमारे 13 एपिसोड जो इसके जो हमारे पास केस आते हैं मानसिक रोगों के, या जो भूत प्रेत वाले के नाम के ऊपर जो लोग बीमार होते हैं उनको हम ठीक करते हैं, तो उनकी सच्ची कहानियों के आधार पर हमने 13 एपिसोड जो चले जलंधर दूरदर्शन से, और वो उसकी व्यूअरशिप जो दर्शकों की गिनती थी शायद 40 लाख से भी ऊपर थी। और उसके बाद हमने एक और सीरियल बनाया था जो एक निजी चैनल के ऊपर चलाया था, और इस सारे प्रोग्राम की सीडियां बनाई और उस समय लोगों को दी, और विद्यार्थियों को प्राइज के तौर पर भी दी। और अब हमारा तर्कशील टीवी हमने शुरू किया है, जो सोशल मीडिया का नए नए ढंग तरीके आ गए हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर वो सभी की सभी वीडियोस डाल दी गई हैं, वो देखी जा सकती हैं। तो एक तरह से वो सीरियल बनाना, फिर सीरीज बनाना, और अब तर्कशील टीवी पे काम करना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जो ऐसे धारावाहिक बनाना। और उसके बिना जो तर्कशील मैगजीन है वो अपने आप में एक बड़ा काम है, जो पिछले तकरीबन 33 साल से 1986 मई जून में हमने पहला जो उसका अंक निकाला था, और अब तक जारी है। और उसकी गिनती जितनी बढ़नी चाहिए उतनी तो नहीं, फिर भी सेटिस्फाइंग है वो फिगर के 15,000 के करीब पंजाबी और हिंदी का जो हमारा निकलता है मैगजीन। और अगर एक घर में जाता है तो अगर 2 या 3 लोग भी पढ़ते हो तो मेरे को लगता है कि उसकी रीडरशिप शायद 25,000 से ऊपर होगी। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। और मैं एक जाते जाते एक और छोटी सी बात कहूंगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का हमको एक या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, या कम से कम हमको आपके हामिद जी के जरिए या राहुल जी के जरिए ये हम एक जगह पे सभी के पास हमारे जो है ना फोन नंबर कॉन्टैक्ट जरूर होने चाहिए, ताकि कभी भी हम आप एक दूसरे से अपने कल्चर की बातें, अपने तजर्बे, अपनी काम करने के ढंग तरीके एक दूसरे शेयर करें, और इसको और तेज कर सकें अपने काम को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more contents related to rational thinking, subscribe our Tarkshil TV channel now.